सोमवार की शाम जब ऑफिस में मैं चाय की चुस्कियाँ ले रहा था तब टीवी पे एक न्यूज़ फ्लैश होती है और ये न्यूज़ बहुत बड़ी थी क्रिकेट के लिहाज से, भारतीय फैंस के लिहाज से क्योंकि जो टी20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में होना था उसको कोरोना की वजह से शिफ्ट किया गया यूएई और इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह उन्होंने बीसीसीआई की वेबसाइट पर इस बात का ऐलान किया कि अब जो टी20 वर्ल्ड कप है वो यूएई और ओमान में खेला जाएगा और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि आशंका थी इस बात को लेकर क्योंकि जब आईपीएल के बचे हुए मैचेस यूएई शिफ्ट किए गए थे और जो विंडो बनाई गई थी वहां पे कि 15 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में हम आईपीएल के मैचेस कराएंगे तभी इस बात की आशंका हो गई थी क्योंकि ज्यादातर देशों के जो मुख्य मुख्य खिलाड़ी वो आईपीएल में खेल रहे होंगे और उसके जस्ट 1 या 2 दिन के बाद, हालांकि अभी आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस नहीं किया है, बीसीसीआई ने ये बताया है कि आईसीसी शेड्यूल अनाउंस करेगा। टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करने का काम बीसीसीआई करेगा, यानी कि ऑफिशियली बीसीसीआई ही होस्ट होगा इस टूर्नामेंट का, लेकिन 2 अलग-अलग जगह पे खेले जाएंगे। इस पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ सबा करीम है, बीसीसीआई में सेलेक्टर के तौर पे भी काम कर चुके हैं, क्रिकेटर के तौर पे खेल चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव भी रहे हैं वहाँ पे। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस टूर्नामेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बता दूं। 2 राउंड में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। पहला राउंड ओमान में होगा जहां पे क्वालिफायर्स खेले जाएंगे, 12 मैच होंगे और इन 12 मैचों में 2 ग्रुप्स बना दिए जाएंगे और वहां से टॉप जो 4 टीम है वो आके ज्वाइन करेगी सुपर लीग में, यानी सुपर 12 के जो राउंड है वो खेले जाएंगे दुबई, शारजा और अबू धाबी में। और कुल मिलाकर ये टूर्नामेंट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 12 टीमें खेल रही हैं क्योंकि इसमें, बट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए उन कंट्रीज को यहाँ पे खिलाया जा रहा है जहाँ पे क्रिकेट पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे। उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि श्रीलंका को क्वालिफाइंग खेलना पड़ेगा। ओमान एक और टीम है जो होस्ट होगी वहाँ पे, वो इस टूर्नामेंट में होगी। कई और टीमों पे हम जिक्र करेंगे, लेकिन सभा भाई, एज अ फैन थोड़ा सा मायूस होंगे, बट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अगर बात करें तो पहली प्रायोरिटी ये होगी कि खिलाड़ियों की सुरक्षा कैसी है, हम कैसे बायो बबल तैयार करते हैं और उसका पालन कैसे सही तरीके से कराएं। और इसीलिए शायद ये टूर्नामेंट मजबूरी में शिफ्ट करना पड़ गया यूएई और ओमान में। हाँ राजीव, और यही सबसे अच्छा विकल्प है बीसीसीआई के लिए। जी। क्योंकि एक तो बात हमें समझनी होगी राजीव कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, और जी। अगर आप यहाँ पर कोई वर्ल्ड कप टूर्नामेंट अगर करा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको कई सारे वेन्यूज ढूंढने होंगे, कम से कम 2 या जी। 3 वेन्यूज ढूंढना होगा। और पिछला जो आईपीएल घटा था वहां से बीसीसीआई ने बहुत बड़ी सीख ये ली है कि आप जितने भी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट बायो बबल बना ले, जैसे ही जी। टीम एक जगह से दूसरी जगह एयर ट्रैवल करती है, वहां पर उस बायो बबल का उतना ज्यादा मायने रहता नहीं है। मैं भी इन्वॉल्व था दिल्ली कैपिटल्स के साथ। वहां से जब हम जी। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे तो आपको एयरपोर्ट जाना होता है, एयरपोर्ट में आप सिक्योरिटी के थ्रू जाते हैं। तो इस तरह से आप जो ऐसे लोगों से आप मिलते हैं जो बायो बबल में नहीं रहते हैं, तो वहां से जी। फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, उसके ऊपर से ये थर्ड वेव की जो बात हो रही है, इन सब चीज़ों जी। को ध्यान में रखकर ही बीसीसीआई ने ये निर्णय लिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आईसीसी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है, जैसा कि आपने कहा जी। कि इसमें 12 टीमें खेलेंगी। उसके पहले आपको क्वालिफायर्स कराना होगा, तो आपको जी। इस प्रकार के वेन्यूज चाहिए जहां पर आप आसानी से बायो बबल बना सके, और जहां पर आपको एयर ट्रैवल की जरूरत ना पड़े। सवा भाई, एक बड़ा रीजन ये भी आप देख रहे हैं क्योंकि आईपीएल के मैचेस वहां पे हो रहे होंगे। जब 15 अक्टूबर को खत्म होगा आईपीएल, उसके 2 दिन के बाद वर्ल्ड कप शुरू होने की बात की जा रही है। तो एक तो बायो बबल टू बायो बबल आप जा सकते हैं अपनी टीम के साथ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप एस्पेक्ट देख रहे हैं। और वहां पे जो रूल्स है बड़े स्ट्रिक्ट है, अगर आपने रूल तोड़े तो फिर पनिशमेंट भी आपके लिए उतनी है। और रमीज भाई से मेरी बात हो रही थी जब पीएसएल हो रही थी दुबई और अबू धाबी में, तो उनका ये कहना था कि हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोग डंडे की भाषा समझते हैं और इसीलिए देखिए आप सक्सेसफुली पीएसएल हो गया, इससे पहले आईपीएल भी वहां पे हुआ और कोई भी बायो बबल ब्रीच वहां पे देखने को नहीं मिला। क्या ये भी एक रीजन है कि बहुत सिक्योर्ड वातावरण है जो यूएई की अगर हम बात करें या ओमान की बात करें? हाँ राजीव, बहुत ज़रूरी है कि सिक्योर और स्ट्रिक्ट बायो बबल बने। उसके साथ साथ जो प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, कोविड प्रोटोकॉल जो हैं, उनको हर जी। एक खिलाड़ी माने। तो जो मुझे जो मेरी बातचीत हुई थी प्लेयर्स से जिन्होंने आईपीएल खेला था यूएई में, उनका भी यही कहना था कि बहुत ही ज़्यादा जी। स्ट्रिक्ट था बबल, और इसी वजह से बिना किसी हिचकिचाहट के प्लेयर्स ने मैदान में उतरते थे और मैचेस खेलते थे। तो ये बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद आपने सही कहा कि चूंकि
आईपीएल खत्म होते ही फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो जी, इसमें भी आसानी होगी आईसीसी और बीसीसीआई को शेड्यूल करने में। जी, और कई सारे प्लेयर्स जो हैं जो आईपीएल खेलेंगे अन्य देशों के, उनके लिए बड़ा आसान होगा एक बायो बबल से दूसरे बायो बबल चले में एंटर करना। मुझे लगता जी। है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बीसीसीआई ने ये निर्णय लिया है। अब अच्छी बात ये है कि कम से कम ये टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत अच्छा रहेगा क्रिकेट फैंस के लिए और खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि टी20 विश्व कप का महत्व धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। हर एक टीम की जी। तैयारी हो रही है, अब व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर्स जो हैं वो टीम में खेलते हैं, तो मुझे लगता है और विशेष करके राजीव जो जो इमर्जिंग टीम्स हैं, जो इमर्जिंग नेशंस हैं, उनकी टीम जब आएँगी खेलने के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है ये शो अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। तो इसमें मैं जब आपने इमर्जिंग टीम की बात कर दी तो मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उनको बता दें कौन सी वो टीम्स हैं जो खेलेंगी पहला राउंड यानी कि क्वालिफाइंग राउंड जो ओमान में खेला जाएगा। और वो टोटल 8 टीमें होंगी, 12 मैचेस खेले जाएंगे और 2 पूल बनाए जाएंगे 4-4 टीमों के। अब इसमें टीमें जो है बांग्लादेश को क्वालिफाइंग खेलना पड़ेगा, श्रीलंका एक और टीम जो टेस्ट प्लेइंग कंट्री है बट उसको भी क्वालिफाइंग खेलना पड़ेगा, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, इसके अलावा स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान और पपुआ न्यू गिनी, ये वो टीम्स हैं। अब सबा 2 टीमें तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि क्वालीफाई कर जाएगी, बांग्लादेश और श्रीलंका। बाकी टीमों में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि कुछ ऐसी टीमें आयरलैंड है जहाँ पे इंग्लैंड के बहुत प्लेयर्स खेलते हैं, स्कॉटलैंड एक और ऐसी टीम है जहाँ पे इंग्लैंड के प्लेयर्स खेलते हैं। इनमें से कौन-सी 2 और टीमें 2 आप देख रहे हैं जो क्वालीफाई करेगी सुपर 12 के लिए? श्रीलंका के बारे में मुझे अभी भी संदेह है राजीव, कि मैं उनके मैचेस देख रहा था इंग्लैंड के जी, विरुद्ध जो वो खेल रहे थे। कंप्लीट वहाँ पर मिसमैच था। उनकी गेंदबाजी तगड़ी है, पर उनके जी, बल्लेबाजी में वो सब्सटेंस देखने को मिल नहीं रहा है। आयरलैंड की जी, टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है, स्कॉटलैंड की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये यूरोपियन नेशन में कई सारे टी20 मैचेस खेलते रहते हैं। नेदरलैंड्स की टीम अच्छी हो रही है इस समय। उसके साथ-साथ जो एशियन सबकॉन्टिनेंट की टीम है ओमान, उनको भी जी, हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कई सारे इंडियन, पाकिस्तानी और श्रीलंकन इमिग्रेंट्स खेलते हैं। और हाँ, ओमान का जो एसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है इनके ऊपर। मेरे विचार में दिलीप मेंडिस जो फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर हैं, वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो देखते हैं, हेड कोच और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो देखते हैं पूरे पूरे के पूरे क्रिकेट को। और ओमान का क्रिकेटिंग कल्चर जो है वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कई सारे भारतीय खिलाड़ी वहाँ पर खेल रहे हैं, भारतीय मूल के खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका भी जो कंटेंशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके साथ-साथ वो ये जो मैचेज़ हैं ओमान में होने वाले हैं, तो उनका भी जी। दावा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा राजीव। समा भाई, क्योंकि फैंस अब धीरे धीरे जुड़ते हैं हमारे साथ और हम बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं खेल नीति पर। जैनल बैन करके हैं एक फैन, और उन्होंने थैंक यू बोला है आपको कि यू गाइस आर हाँ, अमेजिंग, और जो आप खबरें या जो भी डिस्कशन हम करते हैं उसके लिए। और यहाँ पे डिस्कशन आज हम इसलिए एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि यूएई और ओमान में टी20 वर्ल्ड कप शिफ्ट कर दिया गया है। सोमवार की शाम को ये खबर आई जब बीसीसीआई ने ये बड़ा फैसला लिया, क्योंकि आईसीसी ने डेडलाइन दे रखी थी कि मंडे की शाम तक आपको हर हाल में फैसला करना पड़ेगा कि आप टूर्नामेंट कराने की स्थिति में हैं या नहीं। और सभा भाई, ये फैसला एक तरह से कहा जाए बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी हम कोविड फ्री नहीं हुए हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ पे कोविड का प्रकोप अभी भी है। और अगर आप क्योंकि हिंदुस्तान ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप एक जगह पे मैच करा दें, आपको 2-3-4 ग्राउंडें लेनी पड़ेंगी। और देन वो ट्रैवलिंग वाली बात जो आप कह रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है। क्या ये भी एक बड़ा रीजन था? एक तो कोविड फ्री नहीं थे और दूसरा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है इंडिया में करने को। इस वजह से भी बीसीसीआई अधिकारियों ने सोचा कि इसको शिफ्ट करना ही बेहतर है। हाँ राजीव, और उसके साथ-साथ अब जब बीसीसीआई ने ये अनाउंस कर दिया था कि जो बचे हुए आईपीएल के मैचेज़ हैं वो यूएई में होंगे, तो जी, फिर ये बीसीसीआई के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है आईसीसी को ये कन्विंस करना कि भारत में ये वर्ल्ड कप टी20 मैचेज़ कराने के लिए उनकी तैयारी संपूर्ण है। जी, तो ये बड़ा ही लॉजिकल डिसीजन रहा है बीसीसीआई का। उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक विंडो ढूँढना, जो आईपीएल के मैचेस बचे हैं वो उसको कराना और उसके बाद विश्व कप के बारे में सोचना। इसी वजह से दोनों अगर मुद्दों पर अगर हम लोग देखें तो ये निर्णय काफ़ी अच्छा रहा है। एक बार बीसीसीआई ने ये डिसाइड कर लिया कि हम जो मैचेस हैं आईपीएल के वो हम यूएई में करेंगे। तो फिर जी, नेक्स्ट जो स्टेप होता था बीसीसीआई का वो यही था कि हम वर्ल्ड कप टी20 हम होस्ट रहेंगे, पर हम जो मैचेस हैं वो यूएई और ओमान में कराएँगे। ऐसे भी ओमान और बीसीसीआई के टाइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ पे जो ओमान के जो हेड हैं जी, वो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ टाइज़ हैं भारत के, वो भी भारतीय मूल के हैं।
तो मुझे जी, लगता है जी। इस वजह से भारत के लिए वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना ये मैचेस काफ़ी ज़्यादा आसान रहा और यूएई में जो अनुभव रहा है भारत को आईपीएल जी। कराने का, वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो चलिए यूएई दुबई से हमारे साथ गोपाल जसवारा जुड़ रहे हैं। वहाँ पे वो क्रिकेट कोच हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने इंडिया में खेली है। गुजरात से वो क्रिकेट खेलते रहे हैं। गोपाल भाई बहुत-बहुत स्वागत है आपका खेल नीति के प्लेटफ़ॉर्म पर और हम एक बड़े अपडेट के साथ ये चर्चा आज कर रहे हैं। सबा करीम हमारे साथ हैं। गोपाल भाई पहले तो ये बताएँ क्या आईपीएल के बाद जो वर्ल्ड कप होगा बैक टू बैक 2 बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूएई और ओमान को भी चुना गया है जहाँ पे क्वालीफाइंग खेले जा रहे हैं। क्या वहाँ के ग्राउंड, वहाँ की फैसिलिटीज पूरी तरह से तैयार है? एब्सोल्युटली तैयार है सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे वापस बात करने का। आईपीएल में लास्ट टाइम आपसे बात कर रहा था। जी, हम आई थिंक तैयार हो रहे हैं। कल ही मैं स्टेडियम में था और शारजा स्टेडियम पूरा रिवैम्प हो रहा है। हमने जी, सुना है कि अबू धाबी का भी एक नया स्टेडियम जो प्रैक्टिस के लिए शायद यूज करे वो भी बाजू में बना रहे हैं। वो बहुत अच्छे से बन रहे हैं, चालू हो गया। अगस्त एंड तक सब हो जाएगा। और जब आप देख ही रहे हो कि पीएसएल अभी खत्म हुआ है और इसके बाद आईपीएल के बाकी मैचेस होने वाले हैं, तो बाय द टाइम इतना अच्छा स्मूथ हो जाएगा कि वर्ल्ड कप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जितने भी सारी टीमें जो आने वाली है, जो 16 टीमें होंगी बेसिकली, उससे पहले आईपीएल के इतने सारे प्लेयर होंगे। और यहाँ की जो होटल फैसिलिटीज वगैरह है, अगर आप कोई भी एंगल्स पे चले जाओ, अगर आपको अबू धाबी भी जाना है तो इट्स एन आवर ड्राइव, तो 1 घंटे में तो आप वहाँ पहुंच सकते हो। और जी, यहाँ पे जो अभी मैं सुन रहा था शो में, आप डिसिप्लिन बहुत अच्छी है और प्रोटोकॉल बराबर से फॉलो किया जाता है। जो आपने 2 आईपीएल देख चुके हो, लास्ट टाइम का भी आपने देखा हुआ है। तो जी, दुबई ने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया यूएई ने, तो आई थिंक सबको अच्छा भी रहेगा। और बायो बबल भी इतना अच्छे से बनता है कि एक फैमिली सा बन जाता है। तो लाइक किसी को कुछ मिस आउट नहीं करते हैं प्लेयर के, जो जी। फैमिली के साथ आ जाने के बाद। तो आई थिंक यूएई तो रेडी है और बहुत अच्छा लगता अ, है कि हम गोपाल भाई आपको ओमान जाने का मौका मिला। सभा भाई बता रहे थे दिलीप मेंडिस वहाँ पे देख रहे हैं ओमान की टीम को और वो क्वालीफाइंग खेलेगी। एक तो ओमान के बारे में कुछ बताएं कैसे की फैसिलिटीज हैं वहाँ पे और टीम किस तरह से प्रिपेयर हो रही है क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने का मौका क्योंकि वो होस्ट भी हैं क्वालीफाइंग खेलेंगे वो अपनी ही देश में। कैसे आप देख रहे हैं ओमान की तैयारी और ओमान की जो फैसिलिटीज है उसके बारे में कुछ बताएं। ओमान की जो नई फैसिलिटीज बनी है उसको एक डेढ़ साल हो गया, मतलब वो यूज हो चुकी है फैसिलिटी और अच्छी अच्छी जी, से उसको बनाई गई है। और आइडिया यही था जो किमजी की जो बात कर रहे हैं सर, आप जो हमने बोले थे, तो वो बहुत बहुत इंथुजियास्ट है। और मधु भाई वगैरह जो इन्वॉल्व है, वो सब लोग बहुत मेहनत करी है और इस दिन का वो सोच कर रहे थे। तो आई थिंक ऊपर वाले ने भी उसकी सोच सुन ली है और ये आज उसके लिए बहुत बड़ा मौका है कि क्वालिफायर से वो लोग अपना क्रिकेट चालू कर रहे हैं अब अपनी कंट्री में। तो बहुत बड़ी बात है। जैसे सवाल सर ने बताया कि दिलीप मेंडिस सर जो है वो 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि काफी आईसीसी की इवेंट यूएई में ही होती है और आई एम वेरी हम्म, क्लोज टू मेंडिस सर। तो जो जितना लगन और डेडिकेशन अगर एक कोच में आप देखोगे, तो उसने जो टीम बनाई है वो एक बहुत बढ़िया बनाई है और उन लोग के लिए काफी अच्छे चांसेस है। जिस तरह से आप देखो, अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान तो ऊपर ही खेल रहा है अभी, वो उसको क्वालिफायर में जाना नहीं है। जी, तो काफी टीमों को चांस है अभी। और सिनारियो आप जो बता रहे हैं श्रीलंका का, तो बीइंग होस्ट एक्चुअली आई मीन ओमान डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगी और बहुत बढ़िया टीम है। काफी इंडियंस प्लेयर बहुत अच्छे से खेलते हैं और ये यूनिक जो है वो 4-5 साल से एक साथ में चल रहा है। तो वो जी। बहुत बड़ी बात है। और जी सबा भाई गोपाल भाई ने ओमान की तो तारीफ कर दी बट मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल लेना चाहूंगा। अफगानिस्तान ने क्रिकेट बाद में शुरू की बांग्लादेश और श्रीलंका से। वो क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी यानी वो सुपर 12 में अपनी जगह बना चुके हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश स्ट्रगल कर रही है यानी उसको खेलना पड़ेगा क्वालिफाइंग। ये दर्शाता है कि अफगानिस्तान ने अपने क्रिकेट पे कितना काम किया और श्रीलंका और बांग्लादेश स्टैटिक है मतलब ना कोई उनके यहाँ कोई सुधार वाली चीज देखने को नहीं मिली है। राजीव, मुझे तो खबर ये मिल रही है कि जो डोमेस्टिक टी20 सेटअप है अफगानिस्तान का, वो काफ़ी जी, शानदार है, बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। वहाँ पर जी, कई सारे यंगस्टर्स जो हैं वहाँ से निकल कर आ रहे हैं और उनके सामने जो रोल मॉडल्स हैं बहुत सारे हैं। अब वहाँ जी, पर सबकी आशा यही है कि जिस तरह से चाहे चाहे वो राशिद खान हो या फिर कई सारे जो खिलाड़ी जो सामने निकल कर आ रहे हैं, उनको फॉलो किया जाए। उनको भी ये लगता है कि अगर वो अपने लीग में अच्छा करेंगे तो वो पीएसएल में खेल सकते हैं, आईपीएल में खेल सकते हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं। तो ये उनके लिए बड़ा ही शानदार विंडो सामने आ जाता है। और ऐसे भी राजीव, जो हालात रहे हैं अफगानिस्तान के पिछले दो दशक में, करीब जी, करीब करीब 2 दशक में, इन खिलाड़ियों को डर लगता नहीं है।
वो निडर होकर खेलते हैं, उनको लगता है कि क्रिकेट क्या चीज़ है उनके लिए, ये तो बाएँ हाथ का खेल है। उन्होंने तो इससे ज़्यादा चैलेंजेस देख लिए हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई न कोई उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य या फिर रिलेटिव्स में कहीं न कहीं कोई न कोई अफेक्टेड रहा है टेररिज़्म की वजह से। तो इन सब चीज़ों से उठकर वो मैदान में उतरते हैं। हालाँकि वहाँ पर फैसिलिटी तो उतनी अच्छी नहीं है, पर एक और बात है कि वहाँ के बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, वो बलूचिस्तान में जाकर खेलते हैं, जो कि जी। पाकिस्तान होता है। और उनसे उनका कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता है, उनको ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है और इसी वजह से कई सारे खिलाड़ी जो हैं, अफ़गानिस्तान से निकल कर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान की टी20 टीम जो है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है इस समय। सभा भाई, अब थोड़ी बात सुपर 12 की भी कर ले, फिर गोपाल भाई के पास भी चलेंगे। बहुत ढेर सारे बैट उन्होंने रखे हैं, तो इनसे भी पूछ लेंगे कि यूएई ओमान में वेट क्या होना चाहिए बैट का, जिससे बड़ी हिटिंग्स हम देख पाए। लेकिन उससे पहले सुपर 12 की अगर हम बात करें सभा भाई, जो खबरें आ रही हैं कि आईसीसी 24 अक्टूबर से एक्चुअल जो टूर्नामेंट है, यानी कि सुपर 12 के मैचेस शुरू हो जाएंगे। अब सुपर 12 की बात करें तो मैं तो सुपर 3 आपसे जानना चाहता हूं पहले तो, कि आपकी सुपर 3 टीम्स कौन सी होंगी, जो यहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत ताकतवर है T20 फॉर्मेट के लिहाज से, और कंडीशन देखते हुए जो आपने, क्योंकि आपने देखा है अबू धाबी में भी किस तरह की विकेट है, आपने दुबई की भी विकेट देखा है, शारजा की विकेट पे तो आप खेले भी हैं। कैसे आप देखते हैं, कौन सी टॉप 3 टीमें दिख रही हैं सुपर 12 में? जिस तरह से आईपीएल के मैचेस घटे थे राजीव, और जिस तरह से पीएसएल के मैचेस हुए हैं, जी। अब गोपाल को ज़्यादा जानकारी होगी इसके बारे में। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शारजा का विकेट रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सपाट रहा है। वहाँ पर जी। हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं। दुबई और अबू धाबी के वो टिपिकल जो पहले पुराने वाले जो शारजा के विकेट्स होते थे, उस प्रकार के हैं। थोड़ा बहुत स्लोवर साइड में है। ऑन द राइज़ वहाँ पर शॉट्स लगाना उतना आसान होता नहीं है। तो रन्स के हिसाब से मुझे लगता है कि दुबई और अबू धाबी के जो विकेट्स हैं, वो ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे यहाँ पर जी। प्लेयर्स के लिए या फिर टीमों के लिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लग रहा है मेरी जो 3 टॉप टीम है, एक तो है वेस्ट इंडीज़, क्योंकि जी। उनके पास कई सारे शानदार टी20 स्पेशलिस्ट हैं। उसके साथ-साथ इंग्लैंड ने जिसने रीइन्वेंट कर दिया है व्हाइट बॉल क्रिकेट को, और हर जी। बार वो कुछ न कुछ नयापन लेकर आते हैं अपनी टीम में। और फिर है भारत। मुझे लगता है कि भारत की तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही है। भारत का ये कॉन्सन्ट्रेटेड एफर्ट है कि कई सारे टी20 मैचेज़ उनको खेलने चाहिए। इसी वजह से भारत अभी श्रीलंका गया हुआ है, वहाँ पर वो 3 टी20 मैचेज़ खेलेगा। और हमें टी20 मैचेज़ का बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है इस समय, क्योंकि जी। इतने साल से हमारे प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल खेलते आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये तीनों टीम जो हैं, वो मेरे टॉप 3 टीम्स में हैं। गोपाल भाई, आप भी सभा भाई से इत्तेफाक रख रहे हैं, आपकी टॉप 3 अलग है। और उसके बाद मैं फिर आपके जरा बैट वाले कलेक्शन में बात करूंगा कि बैट कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस यूएई और ओमान में जो मैचेस खेले जाएंगे। मैं एब्सोल्युटली सभा भाई से सहमत हूँ। मैंने अभी किसी को मैसेज भी किया था कि वेस्ट इंडीज टीम है वो बहुत बढ़िया टीम है, और बड़ी बात यह है कि आईपीएल भी खेलेंगे तो मैक्सिमम प्लेयर आईपीएल वेस्ट इंडीज के प्लेयर खेलते हैं, तो वो लोग के लिए जी। बहुत इजी हो जाएगा कि टीम मॉर्निंग बनाने के लिए, और वो लोग को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक वेस्ट इंडीज ऑन टॉप ऑन माय लिस्ट। इंडिया डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रही है, अभी श्रीलंका दौरे पे भी पहुंच गए हमारे बाकी जो प्लेयर्स है। 34 प्लेयर्स अभी इतने फॉर्म में रहेंगे। सो आई थिंक दोनों की कंडीशन अच्छी है, और दुबई की विकेट ड्यूरिंग दैट टाइम आई थिंक वेदर बहुत अच्छा हो जाएगा। अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, अभी बहुत गर्मी है, बट फिर भी क्रिकेट चल रही है, कोई क्रिकेट रुकी नहीं है। और इंडिया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जो आप बता रहे हो, क्योंकि उसके पास वेरिएशन ज्यादा है। जो लोग मतलब उसके जो बॉलर है, जो साम करन, टॉम करन जैसे हो, तो या बैट्समैन में आप देख लो मलान वगैरह, तो वो टीम बहुत रेडी है। वो लोग वाइटलिटी प्लस खेल के आएंगे, तो वो लोग के पास भी काफी कुछ एक्सपीरियंस होगा ऐसे वन यूनिट खेलने का। तो मैं 100% सहमत हूँ सभा भाई से। और मैं बैट की बात करूं तो मेरे पास लास्ट टाइम मुझे पोलार्ड ने जो गिफ्ट किया था बैट मेरे पास है अभी भी। और जब वो पीएसएल के अपना आईपीएल खेल के गजब गए थे, तो वो बैट में उसने 5 ग्रिपें लगाई हुई थी, तो मेरे हाथ में तो नहीं आ रहा था क्योंकि उसका पानी इतना बड़ा है। तो डेफिनेटली बैट तो मायने रखेंगे। 2.9 टू 2.12 अभी तो आजकल बड़ा हैवी बैट से भी खेलते हैं लोग, बॉटम हैवी होना चाहिए। तो डेफिनेटली क्रिकेट बहुत अच्छा होने वाला है, और हम बहुत खुश है कि यूएई को यह मौका मिल रहा है, जबकि ये एक्सपो 2020 का भी ईयर है हमारा। एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक भी देखने को मिले ये बार, और बहुत अच्छी जगह पे डिसीजन हुआ है कि यहाँ होना चाहिए। सवा भाई, क्योंकि वेस्ट इंडीज की बात शुरू हुई और वेस्ट इंडीज ने जो प्रिपरेशन शुरू कर दी, अभी से मैं देख रहा था,
उन्होंने ऐसा लग रहा है तमाम विवाद चल रहे थे उसको दरकिनार करके एक बहुत ताकतवर टीम चुनी है। मैंने देखा लुइस ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, दक्षिण अफ्रीका में मैच जिताया उन्होंने। फिर रसेल उनके पास जिनको उन्होंने प्रमोट किया है, नंबर 4 पे बैटिंग करा रहे हैं, निकोलस पुरन, पोलार्ड, वो ताकत नजर आ रही है इस टीम में। और जो बैट की बात कर रहे हैं गोपाल भाई के हाथ में नहीं आ रहा था बैट, एक्चुअली जो पावर हिटर्स हैं वो वेस्ट इंडीज से ज्यादा है नहीं। क्रिस गेल भी शायद वो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलेंगे इस बार। कैसे आप देख रहे हैं ये जो पावर पैक्ड हिटर्स लेके वेस्ट इंडीज आ रही है, और शायद उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि इस टूर्नामेंट को जीतना है? राजीव, T20 का जो इक्वेशन होता है बड़ा ही सिंपल है। जिस टीम में पावर हिटर्स हैं, जिस टीम में 6 हिटर्स हैं, उस टीम के जीतने के चांसेस मुझे लगता है 10 to 15% बढ़ जाते हैं। और अगर इस पैरामीटर पे हम लोग जज करें टीमों को, तो सबसे पहला नंबर आएगा वो है वेस्ट इंडीज का। इसमें कितने सारे पावर हिटर्स हैं, ओपनर से लेकर नंबर 8 नंबर 9 तक आपके पास पावर हिटर्स हैं। तो आप किसने को रोकेंगे? मुझे लगता है कि उनको परेशानी तभी होती है जहां पर विकेट थोड़ा बहुत घूम रहा हो या फिर विकेट स्लो है। जिस तरह से हम लोगों ने इस बार देखा, जो आईपीएल मैचेस हुए थे वहां पर, चाहे वो आंद्रे रसल हो या फिर कायरन पोलार्ड हो, इनिशियल स्टेजेस के जो मैचेस हुए थे चेन्नई में, या मुझे लगता है कि अहमदाबाद में जो मैचेस हुए थे वहां पर वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो अगर उस तरह के विकेट मिलेंगे तभी वेस्ट इंडीज की टीम स्ट्रगल करेगी। अगर उनको ऐसा वेन्यू मिला जहां पर आप शॉट्स लगा सकते हैं, आप पावर हिट्स लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है उनको रोकना बड़ा कठिन होगा। अभी आप ईवन लुइस की बात कर लें, उनके बारे में ज्यादा किसी ने जाना नहीं था, उन्होंने आकर इतना शानदार तरीके से रन बना लिया। तो कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अननोन नेम्स हैं, पर वो भी आकर बल्लेबाजी कर लेते हैं, वो भी आकर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ड्वेन ब्रावो की वापसी हो रही है, तो बिल्डअप काफी अच्छा हो रहा है इस समय वेस्ट इंडीज टीम का। और पोलार्ड एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, मुझे लगता है वो बहुत ही शानदार एक इंस्पिरेशनल लीडर साबित हो रहे हैं अपने टीम के लिए। गोपाल भाई, इंग्लैंड की अगर बात करें, क्योंकि सेकंड नंबर पे आप दोनों लोगों ने इंग्लैंड को फेवरेट माना है, क्या रीजन आप इंग्लैंड के लिए देखते हैं कि इंग्लैंड क्यों फेवरेट है? बैट्समैन उनके पास आपको अच्छे लग रहे हैं, या T20 फॉर्मेट ज्यादा बेहतर तरीके से वो खेलते हैं, वेरिएशंस बहुत है उनके पास, क्या कुछ है ताकत आपको नजर आ रही है इंग्लैंड की टीम में? अगर आप अभी देखें तो इंग्लैंड की जो टीम बनी हुई है उसमें आईपीएल में काफी प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो वो जो भी टॉप प्लेयर्स है हम इंग्लैंड से ही पिक किए हुए हैं। जैसे आप बेस्टो देख लो, आप बेन स्टोक देख लो, जेन मोगन देख लो, तो बैटिंग पावर तो बहुत है। उसके साथ मलान जुल जाएंगे और जेसन रॉय भी बहुत बड़े फॉर्म में है। तो और विकेट कीपर जो है अपने जो राजस्थान रॉयल्स से खेल गए, तो बटलर की बात करें, सैम मेलिंग की बात करें, तो ये उसका रेडी सेटअप है। मॉर्गन को अपने आप को वहां पे एडजस्ट करना हो गया, ऐसा सिचुएशन में आ गया है। बट अगर आप देखी जाएगी वो टॉप है उसके साथ। उसके बाद मोइन अली है जो चेन्नई के लिए बहुत अच्छे खेले। तो यहाँ की विकेट पे ऑफ स्पिनर चाहिए, जैसे अभी वेस्ट इंडीज सुनील नारायण को बिठा के जो नए ऑफ स्पिनर को लाके ला रहे हैं, क्योंकि काफी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होते हैं। तो यू कैन सी दैट कि ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर का इंपोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो अभी दो स्पिनर हमको देखने को मिलेंगे यूएई में, तो मोइन अली इज अ परफेक्ट फाइंड फॉर देम। सो इफ यू सी अ वेरी बैलेंस्ड टीम England has, and everybody is contributing right now. So as a team they are बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी हैविंग, आप सब कुछ बोल सकते हो कि अच्छे से खेल रही है, बट अब उतना मैच नहीं है उसके पास खेलने को साथ में जो इंग्लैंड और इंडिया को मिलने वाला है। और वेस्ट इंडीज तो ऑलरेडी खेली रही है, जिससे अभी सभा भाई ने बताया। हमने कल भी मैच देखा कि नंबर 10 पे फेबियन अगर आके 3 छक्के मार सकता है, और वो 2-3 गेंद और मिल जाती तो वो पूरा भी कर सकते थे वे ही हिट्स बॉल। तो वेस्ट इंडीज तो इसीलिए स्ट्रांग है, इंडिया अपनी टीम है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इंडिया की प्रिपरेशन हुई है, वो हिसाब से नहीं लगता है कि इंडिया को बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक अच्छा सा स्ट्रांग टीम बना हुआ है। ये तो हम सेकंड इनिंग में 1 घंटा गलत खेल गए सुबह में, बाकी तो ये टेस्ट मैच भी अच्छे से नहीं खेला था, हमने कोई गलत नहीं किया था, बॉलर्स ने भी 249 पे रोक दिया था। तो आई थिंक दिस 3 टीम इज माय पिक, एंड काफी सहमत हूँ, और तीनों टीमें बहुत अच्छी कर रही है। सभा भाई, क्योंकि भारत और यूएई या ओमान की कंडीशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा पिच के लिहाज से भी, स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे। टीमें अटेम्प्ट करेंगी कि आप अच्छे 2-3 क्वालिटी स्पिनिंग ऑलराउंडर लेके जाएं, और वहां पर फिर भारतीय टीम का एज हो जाता है। जडेजा है आपके पास, इसके अलावा अक्षर पटेल आपके पास एक और ऑलराउंडर है, अश्विन हो सकता है एक ब्राइट एक सरप्राइज कर दे इस बार सेलेक्टर्स अश्विन को वापस लाके। हाँ, मुझे लगता है कि कम से कम आपको 2 स्पिनर्स होने चाहिए आपके 11 में। अगेन वो निर्भर करेगा गिवन डे किस तरह का विकेट है।
पर इसी वजह से इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास आदिल रशीद हैं जो कि टॉप क्वालिटी T20 बॉलर साबित हो रहे हैं इस समय, और हमेशा इंग्लैंड जो है उनके साथ ही ओपन करता है। उनके पास फिर मोइन अली भी हैं। हमारे पास कई सारे विकल्प हैं, रविंद्र जडेजा हो गए, युजवेंद्र चहल हो गए, कुलदीप यादव हो गए, अक्षर पटेल हो गए। हमारे पास कई सारे T20 स्पिनर्स हैं। मुझे लगता है उसी प्रकार से तैयारी करनी होगी भारत को मुझे लगता है कि ये मौका बड़ा अच्छा है भारत के पास, क्योंकि जो वेन्यू है वो वहां पर हमारे प्लेयर्स खेल चुके हैं आईपीएल के दौरान। पर भारत को मुझे लगता है थोड़ा बहुत अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाना होगा। मुझे लगता है राइट फ्रॉम द टॉप हमें स्ट्राइक रेट और ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कई बार हम लोग थोड़ा बहुत मतलब स्लो स्टार्ट होता है हम लोगों का। हमें थोड़ा और ज्यादा फियरलेस होकर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम दूसरी टीमों के साथ कैचअप खेलने लगे। वेस्ट इंडीज की टीम मजबूत है, इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा मजबूत है, वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगी, क्योंकि वो जो है इस समय अलग डायमेंशंस के हिसाब से खेल रहे हैं, उनके पैरामीटर्स अलग हो गए हैं। वो बिना हिचकिचाहट के एक फियरलेस क्रिकेट खेल रही है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम को भी, हमारे सभी प्लेयर्स को भी कुछ उसी प्रकार के एटीट्यूड के साथ मैदान में उतरना होगा। सभा भाई, लेकिन वो बात रहेगी मेरी अधूरी की स्पिनिंग ऑलराउंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। क्या इस लिहाज से आप इंडिया को फेवरेट मान रहे हैं? क्योंकि बाकी टीमों के पास स्पिनर तो होंगे लेकिन स्पिनिंग ऑलराउंडर नहीं होगा। क्या ये बड़ा फर्क होगा बाकी टीमों से हिंदुस्तान की टीम बहुत अगर बहुत कंपेयर बड़ा, करें? हाँ राजी, बहुत बड़ा फर्क हो सकता है, क्योंकि हमारे पास स्पिनिंग ऑलराउंडर में अगर आप देखें तो आपके पास जडेजा है और उसके साथ जी अक्षर पटेल भी हैं आपके पास। ये दोनों के दोनों शानदार पावर हिटर्स हैं, और जी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ऑप्शन रहेगा सिलेक्टर्स के पास इन दोनों को खिलाना। और जिस तरह के विकेट हैं वहां पर, अगर हम दो स्पिनर के साथ मैदान में उतरते हैं तो अगर, और उसके साथ साथ अगर वो ऐसे स्पिनर जो थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, जडेजा तो मुझे लगता है प्रूवन परफॉर्मर है। और उसके अलावा जी आपको एक और ऐसे स्पिनर को चूज करना पड़ेगा जो थोड़ी बहुत अच्छी पावर हिटिंग भी कर सकता हो। सभा भाई, आपने और गोपाल भाई दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ कर दिया। क्या ऑस्ट्रेलिया रेस में आपको नजर नहीं आ रही है? ऑस्ट्रेलिया भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे लग रही है, जिस तरह की मैं टीम अभी देख रहा था। ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ क्यों किया आपने? मतलब क्या रीजन है कि उनके पास स्पिनर अच्छे नहीं है? क्या रीजन आप देख रहे मुझे लगता है कि उनकी टीम में उतना अच्छा बैलेंस नहीं है राजीव। हैं? उनकी जी बैटिंग मुझे लगता है थोड़ी बहुत फ्रेजाइल नजर आ रही है। एरन फिंच इस समय उनके वाइट बॉल के कैप्टन है। जी एरन फिंच को हम लोगों ने देखा है जहां पर विकेट थोड़ी बहुत टर्न करती है वहां पर उनको थोड़ी बहुत परेशानी होती है। ग्लेन मैक्सवेल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनकी टीम के लिए। तो टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा ये अभी तक पता नहीं चला है। अगर आप और तीनों टीमों को देखेंगे जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है, इन तीनों टीमों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक तरह से बन सा गया है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी तलाश कर रही है राइट कॉम्बिनेशन के लिए। उनके पास ऐसा कोई मैच विनिंग स्पिनर नहीं है। एडम जंपा खेलते हैं उनके लिए, वो एस्टन एगर को कभी कभी खिला देते हैं। तो मुझे लगता है उनकी टीम जो है इस समय वो सेटल नहीं है, और ज्यादा समय है नहीं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को वो सेटल कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका की बात करें गोपाल भाई, दक्षिण अफ्रीका की टीम आप कैसे देखते हैं यूएई की कंडीशन को देखते हुए? और न्यूजीलैंड एक और टीम जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो दो फॉर्मेट में नंबर 1 है और T20 में नंबर 3 है आईसीसी रैंकिंग में। साउथ अफ्रीका की टीम बिल्ड हो रही है अभी। बहुमा के अंदर ये टीम को डेवलप होना है। अगर देखी जाए तो इमरान नजीर अभी यहाँ पे पीएसएल भी अच्छे खेले हुए हैं, बट उसका अभी टीम में जगह नहीं बन रहा है। तो दे आर ट्राइंग विद दैट सामसी टू जस्ट सी के भाई वो कैसे बॉल करता है। उसके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट कंप्लीटली सेटल्ड है। हमने तीनों फास्ट बॉलर को देखा जो आईपीएल भी खेलते हैं, तीनों अच्छे फॉर्म में है। वो थी रबाडा वगैरह, तो वो सब तो अच्छे करेंगे ही। बट आगे टॉप ऑर्डर में देखेंगे तो जिस तरह से फाफ डुप्लेसिस ही खेल रहा है अभी, और वर्ल्ड कप की जो टीम बनेगी उसमें बैलेंस तो है, बट जिसके पास अभी ज्यादा गेम मिलेगी वो इम्पोर्टेंट करेगी। जिसके पास अभी ज्यादा T20 क्रिकेट है एज अ टीम टू प्ले, तो अगर वो देखा जाएगा तो हमने जो 3 नाम दिए वो अच्छे सेटअप पे है। बाकी प्लेयर्स आगे पीछे खेलते रहते हैं, बट उसको एक टीम बनना बहुत मुश्किल होगा कि आईपीएल के बाद आपके पास कोई टाइम नहीं रहेगा कि आप जाके सीधा वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस करें। सभा भाई, न्यूजीलैंड एक टीम है जो हमेशा सरप्राइज करती है। कैसे आप न्यूजीलैंड के प्रोस्पेक्ट को देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में? यूएई और जो दुबई की कंडीशंस और पिच होंगी, क्योंकि उनके पास भी बड़े सरप्राइज करने वाले क्रिकेटर्स हैं, और खासतौर से T20 फॉर्मेट में हमने देखा है बिल्कुल अलग टीम को उतार देते हैं। कैसे आप देख रहे हैं उनके चांसेस? क्योंकि दो फॉर्मेट में वो नंबर 1 है, वनडे टेस्ट में, और T20 में भी नंबर 3 रैंक टीम है। राजीव, न्यूजीलैंड की विशेषता यही है कि वो हमेशा इस तरह के टूर्नामेंट में सरप्राइज करते हैं।
और मुझे तो ये लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम तैयार हो रही है इस समय। डेविन कॉनवे मुझे लगता है तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। फिन एलन एक अच्छे प्लेयर हैं, उनके पास ग्लेन फिलिप्स हैं, केन विलियमसन है, उनकी बॉलिंग भी थोड़ी बहुत तगड़ी नजर आ रही है। पर वो मुझे लगता है कि ज्यादा T20 मैचेस उन्होंने खेले नहीं है। और मैं हमेशा ये तुलना करता हूँ कि IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए। जी। तो अगर हम उस तरह से देखें तो न्यूजीलैंड के बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इस समय IPL में खेलते हैं। हालांकि वो कमिटेड प्लेयर्स हैं, उनके जो एप्लीकेशन है, उनका जो कमिटमेंट है, वो लाजवाब रहता है। पर ये जो जो टॉप 3 जो टीम है, मुझे लगता है कि उनके सामने थोड़ा बहुत उनका नंबर नीचे आ रहा है, क्योंकि ये जी। तीनों टीमों में मुझे लगता है कि T20 स्पेशलिस्ट बहुत सारे हैं और ज्यादा वेल जी। बैलेंस टीम नजर आ रही है इनकी। तो आपने जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, आप लोग भी नोट करके रख लें तीनों टीमें। नंबर 1 पे वेस्ट इंडीज, नंबर 2 पे इंग्लैंड, और भारत हमेशा से बड़ी दावेदार रहता है अगर एशियन कंडीशंस में कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। और हम सभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में सूखा पड़ा हुआ है 2013 के बाद से हम नहीं जीते हैं, वो सूखा खत्म करे, और वो धरती अगर दुबई और यूएई की हो तो इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई आपका, सभा भाई थैंक यू आपका सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ आप रोज सुबह 9:10 पे जुड़ सकते हैं आईवीएम के यूट्यूब चैनल और आईवीएम के फेसबुक पेज पे। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश पे। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम ऐप पर, ivmpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या आईवीएम पॉडकास्ट के अलग अलग नेटवर्क्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।